सो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 10 का एक चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बताने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में मैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस तक कवर अप कर चुका था। आज मैं एक दूसरा टॉपिक क्या है वो टॉपिक है हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं बता दे रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पहले जान लेते हैं। वो क्या है? हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस मेक इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव। केमिकल रिएक्शंस जो है उसको अट्रैक्टिव बनाए कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शन मोर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव। चलो, तो मान लो इक्वेशंस को आपको अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसका एक तीन स्टेप है। तीन क्या क्या स्टेप है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है टू रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट बाय टू रिप्रेजेंट बाय indicating the physical state indicating the physical state physical state of the reactant and product side। ठीक है, क्या है पहला स्टेप? टू रिप्रेजेंट बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शंस का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं क्या? रिएक्शंस का। ठीक है, क्या एग्जांपल लेते हैं? चलो, Zn प्लस H2SO4 क्या फॉर्म करेगा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब यहां पे बोला कि टू रिप्रेजेंट बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक हम अगर मान लो आपको ऐसे रिएक्शन दे दिया तो आप क्या समझोगे कि जिंक को इस रिएक्शन में किस तरह से लिया लिया गया है? मतलब कहने का मतलब है ये कि ये सॉलिड स्टेट पे है कि लिक्विड स्टेट पे है कि गैस स्टेट पे। तो उसी को बोल रहा है कि रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस रिएक्शन में ना जिंक को सॉलिड एज ए सॉलिड फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, अब H2SO4 को इस रिएक्शन में एक डाइल्यूट और क्या एक्वस फॉर्म में लिया गया है। तो वही इसको रिप्रेजेंट करने बोल रहा है क्या? फिजिकल स्टेट किसका? आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। इसको डाइल्यूट में लिया गया है। और एक चीज आपको एक इंपॉर्टेंट सा समझा दे रहे हैं, अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होते रहता है। क्या है? डाइल्यूट और एक क्या? कंसंट्रेटेड। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है इसको थोड़ा सा जानो। डाइल्यूट का मतलब ना, मान लो यहाँ पे यही एग्जांपल लिया H2SO4 का। यहाँ पे इस रिएक्शन पे क्या लिया है? डाइल्यूट के फॉर्म में H2SO4 को लिया गया है। तो इस डाइल्यूट का मतलब होता है ना कि सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्वेंट अमाउंट
of solvent is greater than solute। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे H2SO4 जो लिया गया है वो एक तो सॉल्यूट है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है ना कम है। किसके? एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यहाँ पे डाइल्यूट के फॉर्म में बोला H2SO4 को लिया गया है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा बोलो तो वाटर। क्या होगा? वाटर। सॉल्वेंट बोला गया है इस रिएक्शन के अनुसार। ये जो अभी रिएक्शन में अब दिया हुआ हूं एग्जांपल, इस रिएक्शन के अनुसार इसको डाइल्यूट लिया गया है, मतलब जो H2SO4 है ना उसका कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में कम है, ठीक है, और वाटर का ज्यादा है, तो उसी को बोला जाता है डाइल्यूट। जिसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसका? सॉल्यूट का, उसी को बोला जाता है डाइल्यूट। डाइल्यूट या तो और एक इसका क्या नाम है? एक्वस। उसको भी मैं लिख देता हूं, क्या नीचे में लिख देता हूं? एक्वस। डाइल्यूट या तो एक्वस। इस डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं DIL डॉट एक्वस को, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो समझते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड होता क्या है? कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड होता क्या है? इसमें ना अमाउंट ऑफ solute is greater than solvent। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। चलो इसी को मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे डाइल्यूट की जगह आपको कंसंट्रेटेड अगर यूज होता तो इस कंडीशन पे क्या होता बोलो तो, जो ये H2SO4 का अमाउंट ना ज्यादा होता इन कंपेरिजन टू क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर। वाटर, जो वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है किस पे? कंसंट्रेटेड पे, और सॉल्यूट का ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, इसी को बोला जाता है कंसंट्रेटेड। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डाइल्यूट किसको बोला जाता है? कंसंट्रेटेड, ठीक है। चलो अब मैं क्या बता रहा था? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने सिखा रहा था। ये Zn है, Zn को यहाँ पे क्या है? एज ए सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, ठीक है, और H2SO4 को क्या लिया गया? डाइल्यूट के फॉर्म में। इतना तो समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या बोल रहा था कि टू रिप्रेजेंट बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड तो कंप्लीट हो गया, जिंक को सॉलिड के फॉर्म में लिया गया और H2SO4 को क्या? डाइल्यूट के फॉर्म में। अब प्रोडक्ट साइड में, ये ZnSO4 जो प्रोडक्ट बना ना, ये क्या बना? ये बना EV एक्वस के फॉर्म में बना। एक्वस बोल सकते हैं या तो क्या? डाइल्यूट। ठीक है। अब H2SO4 तो यहाँ डाइल्यूट के फॉर्म में बना। अब यहाँ ZnSO4 क्या बना? एक्वस के फॉर्म में, ये भी। अब H2 क्या है? ये गैस है, ये क्या? गैस है। तो इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव बनाने का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में क्यों ना हो और चाहे वो प्रोडक्ट साइड में क्यों ना हो, फिजिकल स्टेट को क्या रिप्रेजेंट करना। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से यहाँ स्क्रीनशॉट तो ले लियो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप है टू रिप्रेजेंट बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में तो देखो, पहला स्टेप के अनुसार सब कुछ शो कर दिया फिजिकल स्टेट। यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट किस फॉर्म में ले गया? सॉलिड के फॉर्म में। प्रोडक्ट बनाया क्या? पोटेशियम क्लोराइड बना के एज ए सॉलिड फॉर्म पे। और क्या बना? ऑक्सीजन।
क्या ऑक्सीजन क्या बना, गैस। ऑक्सीजन क्या गैस के रूप में बना। ये तो पहला स्टेप फॉलो हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा था, टू रिप्रेजेंट बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब दूसरा स्टेप बोल रहा है ये कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कुछ तो कंडीशंस होगा। कंडीशंस बोलने का मतलब एज अ रिएक्शन जब हो रहा है तो ये जो इसको रिएक्शन किए तो इसको क्या कुछ हीट का जरूरत हुआ, हीट की तब ना ये स्प्लिट हुआ। ये प्रो कंपाउंड इसको हीट किए तब ना ये स्प्लिट हुआ। तो हीट को हम लोग किस हीट यहाँ पे हीट को और एक इससे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे, डेल्टा, ये रहा का डेल्टा। ठीक है, हीट जब इसको हीट किए तो क्या प्रोडक्ट क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, और एक कैटलिस्ट का भी जरूरत पड़ा, वो कैटलिस्ट क्या है, MnO2। जब इसको हीट किए और ये कैटलिस्ट यूज किए तो प्रोडक्ट ये बना। कैटलिस्ट का काम रिएक्शन पे क्या काम रहता है, टू एक्सेलरेट द रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देना। ये मान लो पहले कुछ रेट से टूट रहा था रिएक्शन, जो ये है ना, ये कि पोटेशियम क्लोरेट हीट किया तो कुछ स्मॉल रेट से टूट रहा था। जब इसको कैटलिस्ट यूज किया, ये एज ए कैटलिस्ट जब ये कैटलिस्ट यूज किया तो देखा ना कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। तो वही कंडीशन कुछ अप्लाई हुआ। क्या कंडीशन अप्लाई हुआ कि इसको हीट करेंगे, किसको, पोटेशियम क्लोरेट को, विद प्रेजेंस ऑफ क्या, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, MnO2। जब इसको ऐसे जब कंडीशन को अप्लाई किया तो देखा कि ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या समझा तुम, कि टू रिप्रेजेंट बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कुछ कंडीशन होगा या कुछ कंडीशन अप्लाई होगा तभी जाके रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिखाई मिल गया। अब चलो तीसरा बताते हैं, तीसरा क्या स्टेप है। तब तक कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब तीसरा स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, टू रिप्रेजेंट बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। अब जो रिएक्शन हो रहा है, मान लो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के दौरान, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के दौरान कुछ हीट उसको रिलीज किया या कुछ हीट एब्जॉर्ब हुआ। जैसे पिछले वाला रिएक्शन में हीट का रिक्वायरमेंट था, जैसे उसको हीट किए तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो वही बोलने चाह रहा है कि हीट जो है वो रिलीज करेगा या प्रोडक्ट करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा, उसको रिप्रेजेंट करने बोल रहा है, कहा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड। ठीक है, तो चलो ऑन द ये तो समझ में आ गया हीट चेंज की। और ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, अब हीट चेंज के बेसिस पे एक दो रिएक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद हम उस रिएक्शन को भी बताते हैं। ठीक है, C प्लस O2, C प्लस O2 क्या फॉर्म किया, CO2। क्या फॉर्म किया, CO2। किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। जब C कार्बन को एक सॉलिड के फॉर्म में लिया गया, ऑक्सीजन को एक गैस के फॉर्म में लिया गया, और क्या प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, CO2। क्या किस फॉर्म पे, गैस के फॉर्म पे। साथ साथ जो CO2 प्रोड्यूस है ना, और एक साथ साथ इसमें एक हीट का भी रिलीज हुआ, हीट का भी रिलीज हुआ। ठीक है, हीट का भी क्या रिलीज हुआ। तो ये तो एक एग्जांपल दे दी। अब आपको जो रिएक्शन बताएंगे ना ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, उससे आपको और बेहतर सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले रिएक्शन को देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ heat change. On the basis of heat change, what are the types of reaction? On the basis of heat change. On the basis of heat change.
कितना तरह का रिएक्शन होता है? दो तरह का, टू टाइप्स। पहला क्या है? पहला जान लो, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब जानते हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसको पहले थोड़ा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाफट से ले लो, उसके बाद बताऊंगा कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक। तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? थोड़ा सा देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच heat is evolved or produced is called exothermic reaction। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल दूंगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा। तब पर डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा। चलो डेफिनेशन लिख। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन the heat is क्या? The heat is produced। The heat is produced। So produced heat is always represent on the किधर? प्रोडक्ट साइड। ठीक है। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज प्रोड्यूस। सो प्रोड्यूस्ड हीट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड और RHS side of the chemical reaction ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। एग्जांपल देखते हैं। C+O2 गिव CO2। C सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, O2 गैस के फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। क्या बना? CO2 प्लस हीट प्लस क्या? हीट। क्या बना? इतना तो समझ में आ गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट का रिलीज होना या प्रोड्यूस होना। हीट का रिलीज होना या प्रोड्यूस होना, ये तो समझ में आ गया। अब और एक बेस्ड एग्जांपल देते हैं, ठीक है। बर्निंग, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ ऑल नेचुरल गैस। सभी नेचुरल गैस का बर्न होना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर तीसरा क्या है? बर्निंग ऑफ ऑल फ्यूल्स। फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है? सच एज कोल हो गया, वुड, टीसी। चौथा क्या है?
respiration respiration process is also called exothermic reaction. Respiration process is also exothermic process या reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एग्जांपल क्या क्या हो गया? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ ऑल फ्यूल सच एज कोल, वुड एक्सेट्रा, रिस्पिरेशन. एक साधारण सा दिल को याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट का रिलीज होना या प्रोड्यूस होना. ठीक है, हीट का क्या? रिलीज होना या प्रोड्यूस होना. तो जब आप घर में कभी कोयला या लकड़ी जलाते हो तो क्या आपको हीट प्रोड्यूस होता है? हीट क्या प्रोड्यूस होता है. तो उसी से आप याद रख सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हीट रिलीज होना. तो बस उसी तरह से आप डेफिनेशन को लिख सकते हो आराम से. अब नेक्स्ट आप जानते हैं क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो चलो पहले इसको थोड़ा सा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी. चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिए. अब बताते हैं क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है. दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें इंडो हीट का क्या होगा? एब्जॉर्ब. हीट का क्या होगा? एब्जॉर्ब या रिक्वायरमेंट. पढ़ लो स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इंडो एक्सो. इंडो का मतलब क्या है? हीट का रिक्वायरमेंट या एब्जॉर्ब हीट को करता है. और एक्सो का मतलब इवॉल्व हीट का रिलीज होना, इवॉल्व होना. ड्यूरिंग अ एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज required. So required heat is always represent on the reactant side or LHS side of the chemical reaction. हमेशा जो required heat होगा ना required heat वो हमेशा रिएक्टेंट की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड की ओर. ठीक है, और जो प्रोड्यूस हीट होगा ना वो हमेशा प्रोडक्ट साइड की ओर क्या होगा? रिप्रेजेंट करेंगे उसको. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हीट का क्या हो रहा है? इसमें रिक्वायरमेंट. तो जब ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको और एक नाम बोलता है क्या? लाइमस्टोन. कभी कभार पूछ देता है. ठीक है, ये अक्सर किसमें? पॉलिटेक्निक में पूछा था. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल? तो मार्बल का फॉर्मूला यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ठीक है, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को सॉलिड के फॉर्म में लिया गया है. ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में लिया गया है और ये हीट का रिक्वायरमेंट है. जब इसको हीट में पास किया किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को. तो ये क्या प्रोडक्ट में टूटा? CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम ऑक्साइड क्या था इसमें? यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म पे है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यहाँ पे गैस के फॉर्म पे है. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है? हीट का रिक्वायरमेंट. तो अब इसलिए अगर आपको बोलेगा डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट का रिलीज. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्ब या रिक्वायरमेंट. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट का रिलीज या इवॉल्व. ठीक है, इतना तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट तो ले लिए. चलो आज का लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं. ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. अक्सर एग्जाम पे पूछा जाता है. ठीक है, क्या बताएंगे? हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं. तो इसमें भी 3 स्टेप है. क्या क्या? पहला स्टेप को मैं भी नहीं लिख रहा, शॉर्ट में पार कर रहा हूं. उसके बाद एग्जांपल में का बेहतर से कॉन्सेप्ट बना देंगे. ठीक है, पहला जो आपका इक्वेशंस रहेगा ना, इक्वेशंस मान लो कि इक्वेशंस दे दिया कुछ, उस इक्वेशंस को ना वर्ड रूप में पहले लिख लो, वर्ड के फॉर्म पे लिखो.
वर्ड के फॉर्म पे लिख लो, ठीक है। पहला स्टेप क्या, वर्ड के फॉर्म पे लिख लो, वर्ड के फॉर्म पे लिख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप इसमें तो इजी से आप कर लोगे। दूसरा स्टेप क्या है, जो वर्ड के फॉर्म पे लिखा है, रिएक्शंस को वर्ड के फॉर्म पे लिखा है, उसको अब उसका सिंबल से रिप्रेजेंट करो। टू रिप्रेजेंट द सिंबल, सिंबल के में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। किसमें, सिंबल में रिप्रेजेंट करो। किसको, जिसको तो आप वर्ड पे लिखे हो, केमिकल रिएक्शन को वर्ड पे जिसको लिखे हो उसको रिप्रेजेंट, सिंबल पे रिप्रेजेंट करो। इतना तक तो कुछ नहीं, इतना तक कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। अब इसके बाद जो होने वाला है इसी में इंपॉर्टेंट यही है कि आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या है कि अब जब सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब लास्ट में बचा बैलेंस का बात। तो इसमें अब थर्ड स्टेप पे क्या होगा, बैलेंस करना, बैलेंस करना होगा। किसको, केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल से आपको बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्टेप रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी स्क्रीनशॉट तो ले लिए। चलो एक एग्जांपल दिए, क्या एग्जांपल दिए, चलो देख लो क्या दिए। मीथेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपका एग्जांपल रहा। अब इसको बोलेगा टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब पहला स्टेप हम क्या बोले थे कि आप वर्ड रूट में लिख लो, वर्ड पे। तो यहाँ पे क्या है, मीथेन को किसमें बर्न कर रहा, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये हमारा क्या रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो फॉर्म होता है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो पहले वर्ड रूट में पहला स्टेप हम बताए थे क्या, कि वर्ड रूट में जो वर्ड आप है उस वर्ड में आपको लिख लो, ठीक है। इसमें क्या मीथेन है, मीथेन लिख ली। अब इसको बर्न कर रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन भी लिख लिए, ऑक्सीजन भी लिख लिए। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पहला स्टेप कंप्लीट। और इसमें आपको पहला स्टेप में कुछ नहीं करना होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो आप वर्ड रूट लिखे हो, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, इसको आप सिंबल में रिप्रेजेंट करो। तो मीथेन का सिंबल क्या होता है, CH4 प्लस CH4 प्लस क्या, ऑक्सीजन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस क्या, वाटर, H2। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये तो। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, एक इसका सिंबल में। अब जो यहाँ पे CH4 है, मीथेन, अब इक्वेशंस को हमको क्या बनाना है, अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव, जो ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे वो अच्छा से समझ जाए। तो यहाँ पे CH4 को एज अ किसमें, गैस के फॉर्म पे लिया गया है। ऑक्सीजन को भी गैस के फॉर्म पे लिया गया है। CO2 को भी जब प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस प्रोड्यूस हो रहा है। और H2O भी क्या, एक वेपर के में प्रोड्यूस हो रहा, ये भी गैस हो गया। क्या बात है, संजोग ऐसा रहा कि रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सारा गैस में है, गैसियस स्टेट पे रिएक्शन हो रहा है। चलो इतना तक तो अब कुछ नहीं। अब तीसरा स्टेप, अब क्या, तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस आपको करना है किस तरह से, एक मैं मेथड बता रहा हूं। ये जो आपका अक्सर 10th स्टैंडर्ड तक सीमित है, इसके बाद आप जो हायर स्टैंडर्ड पे पहुंचोगे तो फिर इस पे आपका ये मेथड कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। उसमें फिर अलग अलग मेथड है, अलग अलग नहीं बोल सकते, एक ही मेथड, लेकिन इससे थोड़ा टफ है। तो आप ये अभी 10th स्टैंडर्ड वाला मेथड जान लो क्या होता है, ठीक है। पहले हम लिखते हैं इसमें
आपको दिख रहा है कि कौन कौन सा एटम है, एक कार्बन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्या ऑक्सीजन का एटम है। किसका किसका, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्या, कार्बन एटम। फिर क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब यहां पे लिख देते हैं रिएक्टेंट, अब यहां पे लिख देते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख दिए क्या, रिएक्टेंट और हाइड्रोजन में भी अनइक्वल नंबर ऑफ एटम है, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, ऑक्सीजन में भी सेम कंडीशन है। तो अब डायरेक्ट हम इक्वेशन पे जाते हैं। ठीक है, इक्वेशंस पे, कहाँ, इक्वेशंस पे देखते हैं। इक्वेशंस पे क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो इक्वेशंस पे देखते हैं क्या हो रहा है। एक इसमें भी एक कार्बन एटम है, इसमें भी एक कार्बन एटम। चलो बैलेंस, ये दो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, तो इसको क्या होगा 2 इंटू कर देंगे तो ये बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस हो गया। देखो कैसे नहीं बैलेंस हुआ, देखो बैलेंस हो गया। इसमें रिएक्टेंट साइड में टोटल हाइड्रोजन एटम कितना है 4, इसमें प्रोडक्ट साइड में कितना टोटल हाइड्रोजन एटम 4। ठीक है, अब टोटल, अब देखो ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन एटम को टोटल देखो कितना है। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ 2 है प्लस 2, इससे इंटू होगा नहीं, ये वाला चीज पूरा इससे इंटू होगा, तो क्या 2 प्लस 2 कितना 4 हो गया। तो अभी मतलब ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है। अगर हम 2 इधर इंटू कर दे रहे हैं, 2 2 4, अब देखो तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम, इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम, क्या कितना हो गया, प्रोडक्ट में 4, इसमें भी 4। तो यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो गया है, क्या बैलेंस हो गया है पूरा इक्वेशन। देख लो एक बार। ठीक है, अब फटाफट से जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो ले ली। अब आपको अभी यहाँ भी डाउट है कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, तो चलो आप इस तरह से एक टेबल बना लो। कैसे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे टोटल एटम कितना है, 3 ही एटम है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये रिएक्टेंट का कॉलम हो गया, ये प्रोडक्ट का। अब रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम देखो तो कितना है, कितना है, एक। एक प्रोडक्ट पे कितना है, एक हो गया। हाइड्रोजन पे कितना है देख लो तो 4 रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन पे 4 है। प्रोडक्ट साइड पे देखो कितना है, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 4। ऑक्सीजन का कितना है इधर 4, इधर ऑक्सीजन का कितना है 4, इधर भी है, इधर भी कितना 4 है, 4 है। तो क्या देखो तो बैलेंस में हुआ, बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन का एटम 1 है, प्रोडक्ट में भी एक है, हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में भी 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, ऑक्सीजन में भी 4 है, ऑक्सीजन का भी 4 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का भी 4 है। तो क्या है ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह का आपका कॉन्सेप्ट चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।